नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतेंदु तक हमने पढ़ लिया। आज हम लोग भारतेंदु युग के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र, इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहाँ प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावणी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारिक की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, समाज नागरिक, हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा। जैसे घूरे का लत्ता बीने, फिर कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भव। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार के लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। समझदार की मौत से कुछ दिया गया है। सच है सब थे भले हैं मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धोआना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खे। आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें न यो कल न वो कल। जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते, गिरवाण वासुड़ीसु विशाल बुद्धिस्त थान्य भाषा रसो लोलुपो हम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट उर्दू छाती का पीपल, करकट मतलब उर्दू में छाती का पीपल हिंदी का हो गया, हो रही है। अब चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे, है ना। अब मनोयोग से कुछ पंक्तियां देखते हैं। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भली प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते। न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे हैं। कलि कौतुक, रूपक पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उन्होंने उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। संगीत शाकुंतल लावणी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक भी इनका है ना। प्रताप नारायण मिश्र जी ने शकुंतला नाटक भी लिखा है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम
का नाटक भी लिखा। हठी हमीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक, गो संकट है यहाँ पे, गो संकट नहीं, गो संकट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, संकट, गो संकट नाटक। कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नाटक उनका एक प्रहसन भी है। तो ये सब रचनाएं इनकी आप लोग लिख लीजिएगा कि ये किसकी है। ये रचनाएं आप सब बताएं हमें कि ये सब भारत दुर्दशा और हठी हमीर रणथंभौर आदि किसकी रचनाएं हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है, आप बताएं, है ना। कमेंट में लिखिएगा कि भारत दुर्दशा नामक नाटक एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और एक दूसरा किसने लिखा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना दोस्तों। अब आते हैं बालकृष्ण भट्ट पर। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में, मतलब इनका जन्म 1957, इसमें से 57 घटा देंगे तो 1802 में हुआ था, है ना। कितना 1901 में 57 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1901 है, 1901 लिख दिए हम लोग। 1901 में 57 घटाएंगे तो 11 में से 7 गए तो क्या बचेगा, 11 में से 7। दोस्तों मेरी मैथ थोड़ी वीक है, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, है ना। 1894, है ना, 1844, सॉरी 1844 में इनका जन्म हुआ था, 1844 में। भट्ट जी का, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में और परलोकवास 1971, जिसमें 57 घटाने पर हमारा सही आ जाएगा। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। 1913, ये देखिए, संवत 1933 में अपना हिंदी प्रतिप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। तो उन्होंने क्या किया था, हिंदी प्रदीप संवत 1933 में निकाला था, है ना। साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे। उनका झुकाव मुहावरों की ओर अधिक रहा है। व्यंग और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझाकर के स्थान पर समझाए बुझाए भी प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार अरबी फारसी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्हें कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ? उत्तर मिला, आँख आई है। ये झट बोल उठे, भैया यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील, ये पाश्चात्य साहित्यकार हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, की माँ दी है, मतलब उनसे इनकी तुलना की है ने किया। भट्ट जी ने की लिखावट के दो नमूने देखिए। कल्पना, यावत मिथ्या और दरों की किल की बुलेगाह, इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर न किसी ने न पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। कड़ाद तिनका खा खाकर किनका बिनने लगे, पर मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव हेय है। अब आत्मनिर्भरता से ये कुछ पंक्तियाँ। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष की कुड़ियों का ब्याह कर पहले से ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कूबते बाजू पर भरोसा रखने वाला, पुष्टवीर, पुष्टबल, भाग्यवान, एक संतान, अच्छा कुकर सुकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, पर भाज्योपजीवी 10 किस काम के हैं। निबंध के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों का अनुवाद भी निकाले थे। संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर नाटक को सच्ची समालोचना भी और पत्रों में सच्ची समालोचना की और पत्रों में उसकी प्रशंसा देखकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी को पढ़ेंगे। चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 1457 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। अच्छा, बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्तृतापूर्ण बात उनके मुंह से निकलती थी। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंद्र के घनिष्ठ मित्र में थे और वेश भी उन्हीं का आशा रखते थे। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंद्र के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते उसे यदि एक बार भी देख कर फरमाजित कर लिया तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे कि यूँ कर दीजिए, दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रास में और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में ही नहीं होता था।
उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। भारत सौभाग्य भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक हैं और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुसाध्य ही समझिए, है ना। अभिनय दुसाध्य ही समझिए। भाषा रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है एक बदल हिंदी की प्रेरणा सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पै धन विदेश चली जाए, यही अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वीरांगना रहस्य नाटक, है ना। इनकी रचना का नाम एक है वीरांगना रहस्य नाटक अथवा वैश्य विनोद महानाटक। दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बिनी, है ना, आनंद कादम्बिनी जो इनकी ही पत्रिका है, निकालते रहे पर पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्व, सवये, गजल, शेर आदि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों को के लेख उनमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा कि जनाब, यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हो। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उनके प्रारंभ काल संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। परिपूर्ण पावस, जैसे कि देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रूप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानव मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएं लिपट लिपट मानो मुग्ध मयंक मुखियों को अपने प्रियतमों के अनुरागालिंगन की विधि बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लोर की ढार को तुच्छ कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि की जो हमारे हरेपन की श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई है। बीचों बीच मांग सी काढ़ मन मांग लिया और पत्थर की चट्टानों से सुम्बुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैलाना, बिखरी हुई लटों के लावण्य का लाना है। कादम्बिनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चिरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल अचल कोड का पहाड़ धकेल फिर गद्दी पर बैठ गई। ईश्वर का भी क्या खेल है, कभी तो मनुष्य पर दुख की रेलम पेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद, है ना, पहली पत्रिका कौन थी, है ना, आनंद कादम्बिनी। दूसरी पत्रिका का नाम है नागरी नीरद निकला। उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकी सम्मत समीर, प्रेरित कला पिक कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत वकुलावली काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटियाँ, नियम निर्घोष। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में इस प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने
बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बिनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बिनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। उसका कुछ अंश नीचे नमूने के लिए दिया जाता है। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते हैं, नहीं दिखाते। नाट्य रचना के बहुतेरे दोस्त हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष है। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण गर्भांक की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान बदलने में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। जो आपने एक ही गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। गाने की इस सफ़े की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पहले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने पाया कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लाला श्रीनिवास दास के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका किसने निकाली थी और किस संवत या सन में निकाली थी। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपना विचार ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से दें। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। राधे राधे दोस्तों।